हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राधे राधे, राम राम। मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप बिल्कुल आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज जो मेरी क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट की, जिनका सब्जेक्ट है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको कपास की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, यानी डिजीज ऑफ कॉटन। तो कॉटन जो है वो कॉटन के कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं, उनसे मैं आपका परिचय जो है वो कराऊंगा। तो दोस्तों, जो कॉटन की फसल है वो हमारे इंडिया में काफ़ी महत्वपूर्ण फसलों में उसकी गिनती की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि हमारी 3 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी जो है वो कहाँ से आती है? अनाज वाली फसलों से आती है। और कपड़े यानी वस्त्र कहाँ से आता है? यानी कपास से बनते हैं। ठीक है ना, तो कपड़े की आवश्यकता के लिए कपास का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे तन को ढकने के लिए कपास जो है वो बहुत ही आवश्यक है, यानी पूरा वस्त्र उद्योग ही जो है वो कॉटन से संचालित किया जाता है। तो कपास का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे इंडिया में। हमारे भारत में लगभग 37%, पूरे वर्ल्ड का 37% भाग पे टोटल 37% जो है वो कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी जो हमारा भारत देश है वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 37% कॉटन जो है वो प्रोड्यूस जो है वो उत्पादित करता है। और दूसरी चीज़ है, हमारे भारत में, इंडिया में लगभग 10.5 मिलियन से लेकर के 12.5 मिलियन हेक्टेयर पर, लाख हेक्टेयर पे कॉटन खेती की जाती है। ठीक है ना, यानी 10.5 से 12.5 जो है वो मिलियन हेक्टेयर पे कॉटन की, कपास की खेती हमारे इंडिया में की जाती है। ठीक है, और कपास काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो फसल हमारे लिए होती है। ठीक है, जिसके रेशे का उपयोग करके हम वस्त्र का निर्माण जो है वो करते हैं। तो इसके रोगों के बारे में भी जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। कॉटन की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग होते हैं, जैसा कि आप जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कपास के प्रमुख रोग होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला जो रोग होता है वो है आपका एंथ्राक्नोज। ठीक है, एंथ्राक्नोज डिजीज। एंथ्राक्नोज डिजीज होता है, उसका क्या साइंटिफिक होता है? कोलेटोट्राइकम एब्सिसिस। क्या होता है? कोलेटोट्राइकम एब्सिसिस होता है। और दूसरा जो रोग होता है वो म्लान या उकटा रोग बोलते हैं। ठीक है ना, पहला जो महत्वपूर्ण रोग है आपको एंथ्राक्नोज डिजीज बोलते हैं। दूसरा जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? म्लान या उकठा रोग के नाम से जानते हैं, जिसे हम बिल्ट डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो रोग होता है वो जीवाणु जंगमारी होता है, यानी बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट। तो कपास की फसल में 3 प्रमुख रोग पाए जाते हैं। पहला एंथ्राक्नोज या क्लोट्रिडियम इसमें बोलते हैं। दूसरा जो है वो म्लान या उकठा रोग, जिसे हम बिल्ट डिजीज भी कहते हैं। तीसरा जो होता है जीवाणु जंगमारी या बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखिए थोड़ा सा हम कॉटन के विषय में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। कॉटन का जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से किया गया है। वनस्पतिक नाम जो इसका होता है गॉसिपियम होता है, और इसकी जो फैमिली होती है मैलोज या फिर मालवेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवेसी भी बोलते हैं इसकी फैमिली को। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n जो है वो 26 होता है। ठीक है ना, तो ये कॉटन का जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया। इसके बाद कॉटन जो है वो आदिकाल से ही मानव की प्रथम आवश्यकता जो है वो भोजन, एवं द्वितीय आवश्यकता जो है वो कपड़ा थी। ठीक है ना, तो आदिकाल से ही हमारे मनुष्य की प्रथम आवश्यकता भोजन थी, दूसरी कपड़ा थी। और कपड़े के लिए हम किस पे निर्भर रहते थे? कॉटन यानी आपके कपास की फसल से ही वस्त्र जो है वो बनाए जाते हैं। दूसरी क्या है? कपास मानव की इस द्वितीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। आज कपड़ा निर्माण के लिए यद्यपि रेशम, ऊन, संश्लिष्ट रेशा, सिंथेटिक फाइबर भी हो गए हैं, लेकिन कपास का महत्व इससे सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो वर्तमान समय में कई ऑप्शंस हो गए हैं हमारे के लिए, जैसे रेशम से हम रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। कुछ कृत्रिम रेशे विकसित किए गए हैं जिससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है, लेकिन इन सभी में कपास का सबसे अधिक महत्व है। जो कॉटन के कपड़े हैं वो सबसे हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए, तो इसलिए कॉटन का महत्व जो है वो सबसे अधिक जो है वो इसमें से होता है। चाहे वो आज आधुनिक समय में कृत्रिम रूप का जो कॉटन है, कृत्रिम रूप के जो रेशे हैं वो क्यों ना विकसित हो जाएं, लेकिन कपास का हमारे लिए महत्व और अधिक है और रहेगा हमेशा। ठीक है, लगभग
कपड़े के कुल उत्पादन का आज भी लगभग 70% जो भाग होता है वो कपास के रेशे से उत्पन्न किया जाता है। यानी कपड़े का जो वस्त्र के निर्माण में लगभग 70% जो भाग होता है वो कॉटन का ही होता है। क्यों ना आधुनिक समय में कई सारे जो है वो सिंथेटिक फाइबर का डेवलपमेंट हो जाए या फिर रेशम का हो गए, ठीक है ना, तो ऊनी कपड़े कई प्रकार के जो है वो कृत्रिम तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग 70% भाग जो है वो कॉटन का ही हम देखते हैं। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है वस्त्र के निर्माण में। तीसरी चीज़ क्या है, कपड़े का रेशा निकालने के बाद जो बिनौला, जिसको हम बीज कहते को, पशुओं को खिलाने के लिए तेल और निकालने के काम आता है, ठीक है ना। तो रेशे का उपयोग तो वस्त्र के लिए होता है, लेकिन जो कपास का बीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉटन सीड या हिंदी में बिनौला नाम से जानते हैं, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? उसका उपयोग जो है वो पशुओं को खली के रूप में किया जाता है। जो बिनौला यानी कॉटन का बीज होता है उसके जो है खली का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे पोषक पदार्थ जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तेल को शोधन के पश्चात खाद्य तेल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार से जो है वो शोधित करके तेल का जो इसका ऑयल निकलता है, कॉटन ऑयल, बिनौले का जो तेल निकलता है, उसका भी उपयोग कई प्रकार के खाद्य पदार्थ में किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ विषाक्त पदार्थ होते हैं, तो उसे हम कई प्रकार से शोधित करते हैं, तब इनका उपयोग खाने पीने के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बिनौले से तेल निकालने के पश्चात बची खली एवं पत्तियों को खाद के रूप में सूखी लकड़ी को जलाने में काम आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बिनौले से तेल जो निकालते हैं उसकी खली का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनका फसल अवशेष, पौधे का जो अवशेष बचता है, उसको भी हम खाद के रूप में, पत्तियों को खाद के रूप में एवं जलाने के लिए भी हम ईंधन के रूप में भी करते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कपास की फसल का फाइबर, फ्यूल कई प्रकार से उपयोग हम करते हैं। यानी कपास का रेशे का तो वस्त्र बनाने के लिए करते हैं, एवं बिनौला जो उसका बीज निकलता है उससे तेल निकालते हैं और उससे खली पशुओं खिलाई जाती है, और तेल को शोधित करके हम खाने पीने में अपने उपयोग, कई प्रकार के पकवान बनाने में उपयोग में हम लेते हैं। इसके अलावा जो उसका पत्ती बनती है, तना बचता है, उसको हम खाद के रूप में एवं जलाने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। तो इसका मतलब कहना यह है कि कॉटन का सभी भाग, चाहे वो फूल हो, चाहे फल हो, चाहे तना हो, पत्ती हो, सभी उपयोगी हमारे लिए होता है, ठीक है। इसके बाद कपास उपरोक्त उपयोगिता के आधार पर ही इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसे क्या उपयोगिता के आधार पर क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड, ठीक है। तो कपास को जो है वो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद सोने के नाम से जानता है? तो कपास को सफ़ेद सोने के नाम से, वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सफ़ेद सोना होता है कॉटन। इसके बाद कपास के बीज दो प्रकार के रेशों से ढका रहता है, जैसे हम लिंट कहते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार के रेशों से ढका होता है, पहला लिंट और दूसरा क्या होता है? लिटर, या इसे फ्यूज भी कहते हैं। लंबे रेशों को लिंट कहते हैं। इनका उपयोग किसके लिए आता है? कटाई के लिए, शॉइनिंग के लिए, कई अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो कपास का जो कॉटन का रेशा होता है, कपास का रेशा होता है, वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार का कपास का रेशा होता है। पहला जिसको क्या कहते हैं? लिंट, और दूसरा क्या होता है? फ्यूज या लिटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिंट और फ्यूजर क्या होता है? लिटर जो होता है, लिंट जो होता है वो बड़ा रेशा होता है, ठीक है ना। जो बड़े रेशा होते हैं उसको लिंट कहते हैं, और जो छोटे रेशा होते हैं उसे लिटर कहते हैं या फ्यूज कहते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे रेशों को लिटर या फ्यूज कहा जाता है, जिनका उपयोग है कई औद्योगिक अनुप्रयोगों में, कई प्रकार के इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसका किया जाता है कपड़ा उद्योग में लगभग 85% कच्चा पदार्थ कपास की पूर्ति जो है वो करता है, ठीक है ना। तो जो लिटर या फ्यूज होता है उसका उपयोग कई प्रकार के उद्योगों, इंडस्ट्रीज में जो है वो किया जाता है, और लिंट का उपयोग मुख्यतः वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग कपड़ा उद्योग को लगभग 85% जो होता है वो कच्चा पदार्थ कपास के द्वारा ही पूर्ति किया जाता है, ठीक है। तो ये थी कपास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी। अब कपास के जो प्रमुख रोग हैं उसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो पहला जो रोग है कपास का, एंथ्राकोनोज, ठीक है ना। कौन सा डिजीज है? एंथ्राकोनोज डिजीज ऑफ कॉटन।
यानी कॉटन का जो है वो एंथ्राकोनोज डिजीज। इसके क्या लक्षण होते हैं? तो इसके लक्षण छात्रों होते हैं कि यह रोग अंकुरों को संक्रमित करता है। तो जो एंथ्राकोनोज डिजीज ऑफ कॉटन होता है, सबसे पहले उसके कैरेक्टर होते हैं, नए पौधे में उसके कैरेक्टर जो है वो दिखाई देते हैं। जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं, नए पौधे जो नए सीडलिंग डेवलप होती है, उसमें इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो नए अंकुर में सबसे पहले इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? पत्तियों पे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, और बीज प्राथमिक पत्तियों पे छोटे लाल वर्तुलाकार धब्बे उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। छोटे कलर के वर्तुलाकार लाल धब्बे पत्तियों पे दिखाई देते हैं। फिर वो धब्बे बढ़ते जाते हैं और जहाँ पर जोड़ होता है वहाँ पर उसको जो है वो जहाँ पर इनका जोड़ होता है, जहाँ पर बॉल्स का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर तने से पत्तियों का जोड़ होता है, उसको ये प्रभावित करते हैं और पौधे को बिल्कुल कमज़ोर कर जाते हैं, जिससे पौधे टूट जाते हैं और उनका विकास जो रुक जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है? तने का कॉलर क्षेत्र में घावों का विकास होता है, जिससे तने अंकुरित होकर मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है ना। तो कॉलर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कॉलर क्षेत्र का मतलब होता है जुड़ाव वाला भाग, जहाँ पर तने से टहनियाँ ब्रांचेस जो है वो और फ्लावर्स पॉट्स जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉलर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इमेज के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप मान लीजिए ये कॉटन का आपका पेड़ है, ये मान लीजिए ये कॉटन का प्लांट है। तो यहाँ से जो है ये जो इनका क्षेत्र है, ठीक है, ये जो तने से, ठीक है, तने से जो ये कॉटन का प्लांट है, ठीक है ना, ये कॉटन का प्लांट है। तो इसमें जो है वो जो आपके तने से ब्रांचेस का जुड़ाव है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कॉलर एरिया। क्या बोलते हैं? कॉलर एरिया, ठीक है। जहाँ से तने जो है वो मेन पौधे से जुड़े होते हैं, उसे हम कॉलर क्षेत्र कहते हैं। तने से कोई भी ब्रांचेस जुड़ी हों, कोई भी जो है वो बॉल्स जुड़ी हो, वही उसका कॉलर या हेड क्षेत्र कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए लीव्स होती हैं, ठीक है ना, जो लीव्स होती हैं इस प्रकार से, ये जो लीव्स होती हैं इस प्रकार से, ये जो लीव्स होती हैं, तो सबसे पहले जो है वो इनके कैरेक्टर जो है वो लीफ स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। किस रूप में? लीफ स्पॉट्स के रूप में, ठीक है। तो इनके जो है वो सबसे पहले जो अंकुरित भाग होते हैं, उसमें सबसे पहले जब अंकुरण होता है तो पत्तियों पे लाल कलर के, धूसर कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये धब्बे बढ़ते हुए बड़े हो जाते हैं
और नेक्रोसिस कॉज करते हैं। और जो कॉलर एरिया होता है, जो जुड़ाव का क्षेत्र होता है, जो तने से टहनियों को जोड़ने का क्षेत्र होता है, उस पे क्या होता है, उस पे जो है वो धब्बे दिखाई देते हैं और वहाँ से कमज़ोर हो जाता है भाग और वो टूट करके क्या होता है, गिर जाता है, जिससे पौधे की जो है वो पौधा मृत हो जाता है या फिर पौधे की कॉटन की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। तो कॉलर क्षेत्र को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण जो है वो कॉटन पे दिखाई देते हैं। जब हम देखेंगे पत्तियों को तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो आपकी पत्तियों पे जो है वो दिखलाई पड़ते हैं। पहले जो है वो स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं, काले कलर लाल कलर के धूसर जो है वो स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं, फिर वो भूरे कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, नए पत्तियों पे इस प्रकार के काले धूसर जो है वो बादामी कलर के जो है वो स्पॉट्स जो है वो, इसको क्या होते हैं, लीफ स्पॉट दिखाई देते हैं, लीफ स्पॉट्स। ठीक है ना, फिर ये स्पॉट्स बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियों को इस प्रकार से बाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये जो है वो कॉलर क्षेत्र में जहाँ पर पत्तियों का जुड़ाव होता है तने से, उसको भी प्रभावित करते हैं, जिससे पूरा पौधा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, जिससे पौधा उसका नष्ट हो जाता है और कपास की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है, बॉल्स का विकास रुक जाता है, रेशे की गुणवत्ता बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है ना, और रेशा अच्छे किस्म का जो है वो नहीं उत्पादित हो पाता है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इसमें परिपक्व पौधों में कवक तने पर हमला करता है, जिससे तने टूट जाते हैं और छाल के टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, सबसे आम लक्षण गोल धब्बों का दिखाई देना होता है, छोटे पानी से लथपथ गोलाकार लाल भूरे रंग के धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें लिंट पीले या भूरे रंग का बना होता है और पक्का रेशा बन जाता है। कैसा रेशा बन जाता है, पक्का रेशा बन जाता है। संक्रमित बोल्ट समय से पहले ही बढ़ते हैं और फटकर सूखने लगते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये बॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, बॉल्स। ठीक है ना, ये थोड़ा टाइपिंग हो गया है। तो जो संक्रमित बॉल होते हैं, जो वो पहले ही टूट करके गिर जाते हैं, यानी इमेच्योर स्टेज में ही टूट करके गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे कपास की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है और उत्पादन का भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब घाव जो है वो खुलता है और जांच की जाती है तो लिंट में क्या होता है, भंगुर रेशे के ढेरे में बदल जाता है और बीज रंगहीन भूरे रंग में हो जाते हैं। ठीक है, तो रेशा जो होता है वो भूरे कलर में परिवर्तित होता है और इसके जो बीज होते हैं वो भी, उनका भी कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। रेशे की गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब हो जाती है, रेशा कई पार्ट में छोटे छोटे में बढ़ जाता है और वो कई प्रकार के जो है वो किसी प्रकार के जो है उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है और वो अच्छा वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है। ये सारे लक्षण जो है वो उस पर दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे इसके रोगजनक की, कैजुअल ऑर्गेनिल्स की। तो इसका जो रोगजनक है, रोगजनक संक्रमित हिस्सों पर बड़ी संख्या में एक वर्ली बनता है, जो कैनिडोस्पोर थोड़ा घुमावदार, छोटा और क्लब के आकार का होता है। कैनिडिया हाईलाइन और फैकल्टेट हैं, कैनोस्पोर एक एकल पैदा होते हैं। ठीक है ना, तो इसके जो कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया डेवलप करते हैं। सबसे पहले इनके लक्षण स्पॉट्स में दिखाई देते हैं, फिर वो हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो ज़्यादा डेवलप करके पूरक माइसीलियम को डेवलप कर वो कर लेता है। इस प्रकार से ये कैजुअल ऑर्गेनिल्स के होते हैं और कई प्रकार के काले रंग और मोटी दीवार वाले सेते भी एस्कुलस में निर्मित हो जाते हैं। इसके बाद की फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो इसकी अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं उसके कैसी होती हैं, रोग की प्रगति जो है वो शुष्क मौसम की तुलना में आर्द्र मौसम में अधिक होती है। तो यानी जो ड्राई मौसम, ड्राई कंडीशन में ये रोग कम फैलता है, जबकि आर्द्र जो मौसम होता है, जब वातावरण में नमी काफ़ी अच्छी होती है, उस कंडीशन में यह रोग जो है वो ज़्यादा मात्रा में फैलता है और लगभग पौधों में निकलने से पहले ही 3 सप्ताह में बारिश होती है तो पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी अगर जब पौधे की हम बिजाई कर, जब हम बीज को बोते हैं, अगर उस समय बारिश हो जाती है और उसके बाद फिर पौधे निकलते हैं तो उस कंडीशन में मॉइस्चर की मात्रा जब अधिक होती है वातावरण में, तब इस रोग के फैलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और नम मौसम में गर्म लगभग 29 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ चलने कॉलोनपी रोग
अनुकूल होता है। तो जो 29 से 23 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी 29 to 33 डिग्री जो तापमान होता है, वो इस रोग के फैलने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो तापमान होता है उसमें यह रोग ज़्यादा मात्रा में फैलता है। तो जो 29 से 33 डिग्री टेम्परेचर है वो जो है वो मतलब मीडियम से होता है, ना तो बहुत गर्म होता है ना बहुत आर्द्र होता है, ना बहुत गर्म होता है और ना बहुत ठंड होता है। तो इस तापमान में इस रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वातावरण में जब मॉइस्चर कंडीशन बढ़ जाती है, बरसात बीच में बढ़ जाती है, तब यह रोग फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इसके नियंत्रण की बात करेंगे। इसका नियंत्रण कैसे प्रबंधन करेंगे, तो हम प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। हम किसी रोग के फैलने के पहले ही हमको सजग हो जाना है कि यह रोग हमारी फसल को प्रभावित ना कर सके। तो सही प्रबंधन अगर विधियाँ करते हैं, हम कल्टीवेशन की सही प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, तो हम अपने फसल को रोगों से बचा सकते हैं। ठीक है, यानी हम की जुताई बुआई सारी प्रैक्टिसेस में हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको रोग चक्र का अलग अलग जो है वो क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी फसल में कॉटन की क्योंकि ये जो है वो ज़्यादातर सॉइल बॉर्न डिजीज होता है, ये मृदा जनित रोग होता है। अगर उस मिट्टी में उस खेत में बार बार जो है वो कपास की फसल को हम उगा रहे हैं, तो उसको हमको चेंज करते रहना चाहिए। यानी एक साल कपास बीच में ना लेकर के दूसरी फसल लें, तो इस रोग से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए। ठीक है, उससे भी हम फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एवं खरपतवार वगैरह जो हैं, खेत को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। किसी प्रकार के खरपतवार को आसपास उगने नहीं देना चाहिए। खरपतवार क्या करते हैं, इसके पैथोजेंस को क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, और जब हम फसल पुनः उगाते हैं तो वो हमारी फसल को आक्रमण कर देते हैं। और अच्छे किस्म का बीज का प्रयोग करना चाहिए, संक्रमित बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उचित अच्छे बीजों को हमेशा प्रमाणित बीजों का उपयोग बोने के लिए करना चाहिए। ठीक है ना, और रोगरोधी प्रजातियों को ही उगाना चाहिए। ठीक है, जो इस रोग के प्रति रोगरोधी प्रजातियां हैं उसको उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चक्र रोगजनक की बीजाणु सुप्त माइसेलियम के रूप में जीवित रहता है, लगभग 1 वर्ष तक बीज सहित पर कोनिडिया के रूप में रहता है। ठीक है ना, तो संक्रमित बीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे बीजों का ही बोने के लिए उपयोग करना चाहिए, या फिर बीजों को कई प्रकार के रसायन से शोधित करके ही बोना चाहिए। इसके अलावा रोगजनक मिट्टी में सड़े गले और अन्य पौधों को भी बैठना चाहिए, इससे जीवाणु कोनिडिया द्वितीय का प्रसार होता है। ठीक है ना, तो सड़े गले मैटर को, जो डिकम्पोज्ड मैटर है, उससे भी इस रोग फैलने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो साफ़ सुथरे खेत में ही जो है वो इस फसल को जो है वो लेना चाहिए। ठीक है ना, किसी प्रकार के संक्रमित मिट्टी है तो उसमें फसल को नहीं उगाना चाहिए। ये भी ध्यान, रोगजनक भी खरपतवार मेजबानी जीव करना है, किसी प्रकार के खरपतवार वगैरह उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पैथोजेंस को एक आश्रय प्रदान करता है और उस रोग को क्या करता है, फैलाने का काम जो है वो करता है। ठीक है, इसके अलावा अल्टीलेशिया बिटिया का और हिबिस्कस डायविस्टिफोलियम प्रबंधन 2 ग्राम प्रति कार्बेंडाजिम, कार्बोक्सिलिम, थीरम या कैप्टान आदि से बीजों को उपचारित होना चाहिए। तो कई प्रकार के रसायन होते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम, कार्बोक्सिलिन, थायरम। ठीक है ना, तो कई प्रकार के कवकनाशी जो होते हैं, कवकनाशी से जो है वो शोधित करना चाहिए बीजों को ट्रीटमेंट करके ही बोना चाहिए। इसके अलावा संक्रमित पौधे के मलबे और बेलों को मिट्टी से हटा देना चाहिए। जो संक्रमित पौधे दिखाई दें, किसी प्रकार के अगर रोग के लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं, तो तुरंत उखाड़ करके मिट्टी में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। खरपतवार मैंकोजेब 2 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 कार्बेंडाजिम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ लेने से अवस्था में फसल को छिड़काव करना चाहिए। अगर इस रोग के प्रकोप फसल में बढ़ गया है तो फिर हम फसल में मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 किलोग्राम, ठीक है ना, या फिर कार्बेंडाजिम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ जो है वो इसका छिड़काव करना चाहिए फसल में, जिससे इस रोग से फसल को बचाया जा सके। ठीक है ना, इसके अलावा कई प्रकार की जो है वो रोग रोधी प्रजातियां हैं, उनको भी उगाने से हम फसल को इस रोग से जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके प्रबंधन की कई सारी विधियां थी जो मैंने आपको जो है वो बताया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम कॉटन की फसल को एंथ्राकनोड डिजीज से
प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही प्रबंधन की विधियों को अपना करके सही समय पे हम अपनी फसल के निगरानी करके हम इस रोग से फसल को अपने बचा सकते हैं। तो आज इस क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।